Good morning, children. Today we are going to start with the chapter The Medieval Period of History. Children, this is the first chapter of your history. Before we start with the chapter, let me tell you the meaning of medieval. Medieval means middle. Okay? So, the study of the past, it is divided into periods. The period that lies between the ancient and the modern period of history is known as middle or medieval period. Okay, so India has encountered several golden ages in its history. We have already learnt about the ancient civilization, उनके ideas, उनके religion and the people in the previous class. But the history of India did not end there. हमने ancient civilization पढ़ ली है ना बेटा, लेकिन हिस्ट्री वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है. सो द मिडीवल पीरियड इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 8th to the end of the 18th century, that is, you can say it for nearly 1100 years. The 8th century is generally taken as the beginning because society, economy, polity, religion or culture underwent many changes during this century. ठीक है, तो चाहे इस सेंचुरी में 8th सेंचुरी में यहाँ पे सोसाइटी, इकोनॉमी, उनकी पॉलिटी, उनका रिलीजन और उनका कल्चर, ठीक है, वो बहुत सारी चेंजेस में इस सेंचुरी में बहुत सारी चेंजेस हुई. सिमिलरली द 18th सेंचुरी विटनेस्ड स्टिल मोर चेंजेस दैट मार्क द एंड ऑफ द मिडीवल एंड द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड. मीन्स मिडीवल ख़त्म हुआ और मॉडर्न बिगिन हो गया. चिल्ड्रन, मिडीवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री बिगैन roughly around the 8th century CE, that is after the fall of the Gupta Empire, and lasted till the 18th century CE. ठीक है, उसके बाद मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया था. नाउ चिल्ड्रन, मिडीवल पीरियड इन इंडिया इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू अर्ली मिडीवल पीरियड एंड द लेटर मिडीवल पीरियड. अब अर्ली मिडीवल पीरियड कौन सा है? वो पीरियड दैट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द 8th to 13th सेंचुरी. 8th से लेके 13th सेंचुरी का जो पीरियड है दैट इज़ अर्ली मिडीवल पीरियड, जिसमें पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास, राजपूत्स, दीज वर पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी ड्यूरिंग दीज पीरियड्स. और लेट मिडीवल पीरियड कौन सा है? इट इज़ लास्टेड फ्रॉम 13th to 18th सेंचुरी. और इसमें कौन कौन आते हैं? रूल ऑफ तर्क्स एंड लाइक रूल ऑफ अफगान्स इज़ देयर एंड द मुगल्स आर there. Okay, so the next topics which we are going to cover is the study or science of cartography. तो cartography means मैप मेकिंग. ठीक है, कार्टोग्राफी किसको बोलते हैं बेटा? मैप मेकिंग, मैप को बनाने वाली. सो ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज फेल्ट द नीड टू ट्रेवल फॉर डिफरेंट रीजन्स. ओके, अलग अलग रीजन्स की वजह से उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती थी. उनको महसूस हुआ कि वो अलग अलग रीजन्स की वजह से वो ट्रैवल करें. जैसे ही ट्रेड डेवलप हुआ, एक्सचेंज हुआ, हमारे आइडियाज़ भी एक्सचेंज हुए हमारे, और जो लोग थे उन्होंने पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया. जबकि जो आर्ट ऑफ मैप मेकिंग था दैट वाज अननोन, वो किसी को इसके बारे में पता नहीं था. ठीक है, जो ट्रेवलर्स थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के, they set out on explorations during which they devised rough drawings that indicated places and directions. कि जो ट्रैवलर्स थे अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों से, जब उन्होंने घूमना शुरू किया, उन्होंने क्या करा, एक रफ ड्राइंग्स बनाई जो हमें इंडिकेट करती थी कुछ जगहों को और कुछ डायरेक्शंस को. एक लॉन्ग प्रोसेस था, क्योंकि जो डिफरेंट एक्सप्लोरर्स थे, जो डिफरेंट टाइम पीरियड में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है अर्थ के फीचर्स को चार्टिंग करने का, मतलब अर्थ के फीचर्स को चार्ट पे उतारने का, इससे क्या हो गया, हमारी जो मैप मेकिंग और कार्टोग्राफी का डेवलपमेंट हो गया. जो सबसे पहला मैप था वो एक अरब जोग्राफर ने बनाया था. हिज नेम वाज अल इदरिसी इन 1154 CE. और जो हमारे करंट मैप्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट था. और जो सेकंड मैप था हमारे नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे इन दिस बुक ओनली,
इज़ फ्रॉम 1507 व्हेन पीपल अंडरस्टूड द वर्ल्ड, जब लोगों को वर्ल्ड के बारे में थोड़ा समझ आया और उसकी जगहों को थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ आया. बाय लुकिंग एट दीज टू मैप्स यू विल सी कि हाउ मच द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हैज़ डेवलप्ड ओवर टाइम. किस तरह से कार्टोग्राफी जो हमारी टाइम पीरियड के साथ साथ डेवलप हो गई है. जब हिस्टोरियंस जो थे एंशियंट मैप्स को स्टडी करते थे, उनको अपने माइंड में रखना पड़ता था. उन जगहों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को अपने माइंड में रखना पड़ता था जो कि मैप में हुआ करती थी, ताकि वो उनको रीड कर सकें. See this, children, these are the two maps which first is drawn by Al-Idrisi. Okay, he has made this map in 1154 CE, and the other one is made by the Martin Waldseemüller world map. He has made it in 1507. So see the difference between these two maps. Okay, and you can compare the world map at present also. See how much different things have been happened till that time. So Al-Idrisi was the first one to make the this thing map, and this is the second map made by Martin Waldseemüller. Okay, so you can watch the differences. Now let's move to the next topic, that is diverse terminology. Children, our country is commonly referred to as Bharat, India और हिंदुस्तान. ठीक है, तो ये तीन नाम दिए गए हैं. और अर्ली संस्कृत टेक्स्ट जो हैं वो मेंशन करते थे आर्यवर्ता एज अ लैंड ऑफ आर्यंस और भारतवर्षा पुरानाज में. ठीक, जो कि पर्शियन वर्ड सिंधी से ओरिजिनेटेड है. ठीक है, जो इंडस रिवर है उसको सिंधु भी बोलते थे संस्कृत में. और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने रीड किया है कि इंडिया और भारत ये इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते थे अपने कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए. और हिस्टोरिकल टर्म हिंदुस्तान ये सिग्निफाई करती थी कि आइदर या एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स, इनको सिग्निफाई करते थे हिंदुस्तान वर्ड. ठीक है, ये दर्शाते थे. ठीक है, ये एरियाज़ मतलब हिंदुस्तान वर्ड को दर्शाते थे. ईच ऑफ देम these names have been used differently at different periods as interpreted by different rulers. ठीक है, अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग तरह से उनको बोला जाता था इन नेम्स को, जैसे ही जैसे ही उनके रूलर्स बोल पाते थे उनको. जब मिनहज सिराज एक पर्शियन हिस्टोरियन आया, उन्होंने हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया और उस हिंदुस्तान टर्म को उन्होंने किन एरियाज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया? पंजाब, हरियाणा और जो लैंड बिटवीन द गंगा और यमुना के बीच में है. जो मुगल्स थे इस टर्म को यूज़ करते थे टू डिस्क्राइब द जोग्राफी ऑफ द प्लेस. ठीक है, मुगल्स ने उनकी पर्टिकुलर जगह की डिस्क्रिप्शन, मतलब एक जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के लिए इस नाम को यूज़ किया करते थे. और रूलर्स यूज द टर्म हिंदुस्तान टू रेफर टू द रिस्पेक्टिव रिल्म्स. ठीक है, रिल्म्स मीन्स वो एरियाज़. तो आमिर खुसरो जो थे यूज़ द वर्ड हिंद इन द जोग्राफिकल एंड कल्चरल आस्पेक्ट. ठीक है, आमिर खुसरो एक कवि थे, तो उन्होंने हिंद को एक जोग्राफिकल एज वेल कल्चरल आस्पेक्ट से उन्होंने उसको जाना. However, he did not attributed any political और नेशनल मीनिंग टू इट. ठीक है, उन्होंने कोई पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग इस वर्ड को नहीं दिया था. ओके, अब चलो क्लियर हो गई बात आपको कि जो डिफरेंट नेम्स हैं भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, ये हमारे देश को रेफ़र करने के लिए यूज़ किए जाते थे. चिल्ड्रन, भारतवर्षा और जम्बू द्वीपा ये पहले के दो नेम्स हैं, एंशिएंट टाइम के नेम्स हैं. और इंडिया को उन लोगों की लैंड भी बोला जाता था जो रिवर सिंधु के किनारे पे रहते थे. तो जो संस्कृत वर्ड सिंधु है वो हिंदू की तरह बोला जाता है, ओल्ड पर्शियन लैंग्वेज में उसको हिंदू बोला जाता था. और फ्रेंच में जो हिंदू है वो बन गया इंदे. ठीक है, ANTHE, इंदे. तो दिस वर्ड केम टू
इनटू इंग्लिश एज इंडिया, तब वो जो है इंग्लिश लोग उसको इंडिया बोलने लगे। द वे वी अंडरस्टैंड हिंदुस्तान टुडे वो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड इन द मिडिवल टाइम्स। ओके, लाइक यू कैन से कि हिंदुस्तान जो हम आज समझ रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वी अंडरस्टूड इन मिडिवल टाइम्स। जैसे कि एग्जांपल दिया उन्होंने कि मिडिवल स्कॉलर्स हैं जो उनको हिंदुस्तान उन जगहों को बोलते थे दैट वर अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, उसने ये टर्म हिंदुस्तान को यूज़ किया उसकी जोग्राफ़ी को डिस्क्राइब करने के लिए और नेचुरल वेजिटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये सिर्फ 19th सेंचुरी में हुआ ब्रिटिश राज के टाइम में कि हिंदुस्तान को उसका जो नाम इंडिया से जाना जाने लगा। चिल्ड्रन, to know about history there are different types of sources of history. Literary sources are there, archaeological sources are there, coins and inscriptions are there, painting and sculptures are there. Okay, so first of all we'll talk about the literary sources. So from the word it is clear, literary means literature मतलब written में हो, ठीक है। सो medieval period में जब medieval period था इंडिया में, जो लिटरेरी सोर्सेज थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू दोज अवेलेबल इन एंशिएंट इंडिया। क्यों ज़्यादा थे इस समय? क्योंकि इस टाइम में पेपर जो है बहुत ज़्यादा चीप हो गया था और पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको लोगों ने उनका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। और कौन रखते थे रिकॉर्ड? wealthy people of the past or have been preserved in temples also, monasteries also and archives also, ठीक है। तो लोगों ने होली टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए एंड क्रॉनिकलर्स जो थे दे स्टार्टेड गेनिंग इम्पॉर्टेंस एज दे रोट अबाउट रूलर्स एंड देयर किंगडम्स, क्योंकि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई क्रॉनिकलर्स को, क्योंकि रूलर्स और किंगडम्स के बारे में वो लिखा करते थे। Deciphering these texts is sometimes a difficult task for historians, as some of these tasks have been written in ancient languages, not known only by few today, and quality of these manuscripts has destroyed so much over the century that they are hardly legible, ठीक है। Deciphering means पहचान करना इन टेक्स्ट की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी हिस्टोरियंस के लिए उनकी पहचान करने के लिए, क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी होती थी, ठीक है। और एंशिएंट लैंग्वेज जो है बहुत कम लोगों को आज उनके बारे में पता है, और जो क्वालिटी हुआ करती थी इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की वो भी डिटीरियरेट हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी, इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसको हम पढ़ भी नहीं पाते। और समटाइम्स क्या होता था, स्क्राइब्स वुड मिस अ वर्ड और मिस रिप्रेजेंट एन आइडिया विच चेंज इट्स मीनिंग। तो कई बार सब्सक्राइब्स क्या करते थे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स कौन से, जो किंग्स जिनको अपने कुछ लिखने के लिए अपने उनको हायर करता था, तो स्क्राइब्स वर यूज टू राइट। तो सब्सक्राइबर्स जो जब इन चीज़ों को पढ़ा करते थे तो वो क्या करते थे, कई बार उनको अपने हिसाब से जैसा उनकी समझ थी उसी हिसाब से उसको एक्सप्लेन कर देते थे। तो मिस रिप्रेजेंट कह सकते हो, इस आइडिया को मिस रिप्रेजेंट करते थे सब्सक्राइब्स जो थे, और उसका जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाता था। तो कई बार जो है क्रॉनिकलर्स जो थे वो अपने काम को रिवाइज करते थे और हिस्टोरियंस को छोड़ देते एंड लीव्स हिस्टोरियंस विद 2 डिफरेंट कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक, कि कई बार एक ही बुक के 2 कॉपीज़ के बारे में ही मतलब यही इतना ही रह जाता था उनको लिखा हुआ। जो क्रॉनिकल्स थे उनको रिवाइज करना पड़ता था, क्योंकि जो हिस्टोरियंस थे अपनी एक ही बुक की 2 अलग अलग कॉपीज़ छोड़ देते थे। तो लिटरेरी सोर्सेज क्या इंक्लूड करते थे, प्रशस्तीज और यूलॉगीज़। तो प्रशस्तीज क्या होती है, जो प्रेज में की किंग की प्रेज में जो लिखा जाता था दैट वाज नोन एज प्रशस्ति, और आप दूसरा वर्ड उसको याद कर सकते हैं यूलॉगीज़। तो प्रशस्ति जनरली क्यों लिखे जाते थे, वो रूलर्स की प्रेज करने के लिए लिखी जाती थी, और विद एक्सेप्शन ऑफ राज तरंगिनी बाय काल्हाना विच इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो एक्सेप्शंस भी थी, कि मतलब ये नहीं कि सारे प्रेज ही करते थे। एक राज तरंगिनी थी जो काल्हाना ने लिखी थी, और वो एक कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है।
और जो लिटरेरी वर्क्स थे अरेबिक और पर्शियन राइटर्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के अर्ली मिडिवल पीरियड के। और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे तारिक हिंद अल बरूनी ने लिखी थी वो, और किताबुल यामिनी, वो भी डिस्क्राइब करते हैं महमूद गजनी के शुरू के टाइम के बारे में। और ऑटोग्राफीज़ जो थी, ऑटोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़। ऑटो क्या होते थे, जो सेल्फ लिखते थे किंग। बायोग्राफी जो दूसरा किसी के बारे में लिखा करता था। तो इम्पॉर्टेंट पावर हुआ लिटरेरी सोर्सेज के ये भी, ऑटोग्राफीज़ एंड बायोग्राफीज़। और कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑटोग्राफीज़ लिखी थी बाबर ने, उसको बाबरनामा बोलेंगे। वो जोग्राफिकल फीचर्स जो थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, उसके बारे में बताता था। तो उसके जहांगीर विच थ्रोज लाइट ऑन द जहांगीर पर्सनल लाइफ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ हिज किंगडम। उसके किस तरह से वो शासन करता था, क्यों आया, उसकी पर्सनल लाइफ थी। तो ये सब मिलेंगे आपको तुज़्क़े जहांगीरी में। और पृथ्वीराज रासो है, ये चंद बरदाई ने लिखी थी, ठीक है, जिसने पृथ्वीराज के बारे में बताया है इसमें। और इबन बटूटा, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो, फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टाइज्ड और टेवरनियर, ये सब लोग जो है ये ट्रेवलर्स थे। इन्होंने भी हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है मिडिवल इंडिया की। ओके चिल्ड्रन, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट मी टेल यू व्हाट इज क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ रूल ऑफ किंग्स एंड लाइफ ऑफ द कोर्ट, ठीक है। किंग किस तरह से रूल करते थे, उनकी कोर्ट में लाइफ किस तरह की होती थी, उसको बोलते हैं क्रॉनिकल्स। तो क्रॉनिकलर्स होते हैं दोज हु यूज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स, ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखते थे यानी सारे इवेंट्स के बारे में, ठीक है। तो किस तरह क्या किसी पर्टिकुलर राजा के टाइम पे किस तरह क्या क्या हुआ था, ठीक है। और ये ज़्यादातर पर्शियन और टर्किश लैंग्वेज में होते थे। आपको इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स बता दूं मिडिवल पीरियड की, जैसे राज तरंगिनी बाय कालना हो गई, ठीक है, ये कश्मीर के जो किंग्स थे उनकी हिस्ट्री बताती है। तारिक फ़िरोज़ शाही जो कि ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी है, ठीक है, ये हिस्ट्री बताता है हमारे दिल्ली सुल्तान्स की, फ़िरोज़ शाह तुगलक के रेन तक की। तारिक फ़रिश्ता जो फ़रिश्ता ने लिखा था इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, जो कि टर्क्स के टाइम से लेके 17वीं सेंचुरी तक थी। और खैज़ेनुल फुतू एंड तुगलकनामा जो कि अमीर खुसरो ने लिखा था, ये बताता है हमें खलजीज़ के और तुगलक्स के रेन के बारे में। अब कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ के नाम बता देती हूँ, ठीक है। जो ऑटोग्राफीज़ हैं वो फतुहते फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखी है, बाबरनामा बाबर ने लिखी है, तुज़्क़े जहांगीरी एम्परर जहांगीर ने लिखी है। और वेल नोन बायोग्राफीज़ जो हैं हमारे मिडिवल पीरियड की, वो हैं पृथ्वीराज जासो जो कि चंद बरदाई ने लिखी है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ठीक है। तो ये लाइफ चौहान रूलर्स की, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है, उनके एडवेंचर्स के बारे में बताता है। दैन हुमायूं नामा है, वो गुलबदन बेगम ने लिखा है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है हमें मुग़ल एम्परर हुमायूं के बारे में। अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा था, जो हमारे अकबर के रेन के जो भी इवेंट्स थे वो सब इसमें लिखे गए हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी ट्रेवलॉग्स के बारे में। बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स जो इंडिया में विज़िट करते हैं कर रहे थे मिडिवल पीरियड में, उनकी जो ट्रेवलॉग्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें ट्रैवलर्स देते हैं, ठीक है, जो अकाउंट ट्रैवलर्स रख लेते हैं उनको ट्रेवलॉग्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो जगह पे भी वो ट्रैवलर्स विज़िट करते हैं, जिन जिन लोगों को वो मिलते हैं, ठीक है, उनके बारे में वो लिखना शुरू कर देते हैं। जो वेल नोन विजिटर्स हैं जिन्होंने ट्रेवलॉग्स लिखी हैं, अल बरूनी है, वो सेंट्रल एशिया से आया था। इबन बटूटा है हु रोट रहला, ठीक है, और रहला मीन्स ट्रेवल्स। अब्दुल रज़ाक हैं हु वाज सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो ट्रैवलर्स जो थे वो यूरोप से भी आए थे, जैसे मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, निकोलो मनुकी, ये सब इटली से आए थे। और डुआर्टे बारबोज़ा और उनके डोमिंगो पेज एंड पोर्चुगल, रेल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो इंग्लैंड से, और बर्नियर टैवर्नियर फ्रॉम फ्रांस, ये सब लिखे गए हैं। और उनकी राइटिंग्स और लेटर्स जो हैं बहुत ही हमारे लिए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हो आप, ठीक है।
क्योंकि जो जो जगहों पे वो गए, जो लोगों को मिले, उनके बारे में उन्होंने लिख दिया। ठीक है। अब एल बिरूनी जो सेंट्रल एशिया से आया था, he is the traveler, he is also well known visitor who wrote the travelogue. इबन बटूटा है who wrote रिहला ट्रेवल्स, जिसका मतलब होता है। अब्दुल रज़ाक, वो जो जिसको रूलर ने भेजा था पर्शिया में टू द किंग ऑफ टू द किंगडम ऑफ विजयनगर, विजयनगर किंगडम में उसने उसको रहने के लिए, चलाने के लिए बोल दिया था। और ट्रैवलर्स जो यूरोप से आए थे वो थे मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, निकोलो मनुकी, ये सारे इटली से आए थे। और ड्यूर्टे बारबोजा, डोमिंगो पेज फ्रॉम पोर्चुगल थे। रेल्फ फिच, विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो ये इंग्लैंड से थे। और बर्नियर एंड टैवर्नियर फ्रॉम द फ्रांस ये भी थे। और उनकी राइटिंग और लेटर्स जो हैं बहुत ही वैल्यूएबल सोर्स था हमारी हिस्ट्री को, मिडिवल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का। चिल्ड्रन नाउ विल डू द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब ये पीरियड था जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस ये बनाए गए। इसके साथ साथ कॉइन्स थे, ऑर्नामेंट्स भी थे, वेपन्स भी थे जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं मिडिवल सोसाइटी की। और इन द साउथ इंडिया रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड ग्रांट्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स। ठीक है, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लैंड ग्रांट्स के बारे में इंस्क्रिप्शन किया गया था। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। मिडिवल पीरियड में बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स और बहुत सारी बिल्डिंग्स दे वर कंस्ट्रक्टेड विच हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द टाइम पीरियड इन विच दे वर बिल्ट। ठीक है, हमें पता चल जाता कि कब वो बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट हुई थी। It helps us to understand the architectural style and the different types of material that was used in construction during this period. और monuments ये भी बताते हैं economic condition of the time along with understanding of you can say it cultural and religious belief of the people. कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये कुछ famous monuments हैं that were constructed during the medieval period. Okay children, before we move to the coins and inscriptions, let us investigate something. Okay, शाहजहाँ कोर्ट हिस्टोरियंस था जिसका नाम था मोहम्मद अमीन कज़वीनी। तो हैविंग बीन डिज़ाइंड बाय जायंट्स एंड फिनिश्ड बाय ज्वेलर्स, द ताज महल will be a masterpiece for ages to come, increasing the amazement of all humanity. तो ये अमीन कज़वानी जो थे शाहजहाँ कोर्ट हिस्टोरियंस के, वो बताते थे कि बहुत बड़े बड़े लोगों के द्वारा डिज़ाइन किया गया। और ज्वेलर्स मीन्स ज्वेलरी जो बनाते हैं वो कहते हैं जो निकाशी करते हैं, है ना। तो ज्वेलर्स ने उसको फिनिश किया और एक ये मास्टरपीस बन गया जो कि आगे की एजेस के लिए होगा। और बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ बनाई गई है जो कि ह्यूमैनिटी को मतलब हैरान कर देगी। ओके, यू कैन से इट दैट वे। तो ताजमहल जो है बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है जो आज तक इसके जैसा नहीं बन पाया है और ये आगरा में सिचुएटेड है। ताजमहल एक म्यूजियम है जो कि एम्परर शाहजहाँ ने बनाया था। नाउ यू हैव टू इन्वेस्टिगेट मीन्स यू हैव टू फाइंड इट आउट व्हाट इज़ म्यूजियम, ये आप ढूंढ के लाओ ये क्वेश्चंस। और व्हाट डिड द मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल टेल अस अबाउट शाहजहाँ एंड द मुगल एम्पायर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ताजमहल का, शानदार जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्या बताता है हमें शाहजहाँ के बारे में और उसके मुगल एम्पायर के बारे में। और थर्ड है वाई इज़ ताजमहल रेफर टू इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों इसको रेफ़र किया जाता है कि वन ऑफ द वंडर्स हैं ये वर्ल्ड का। नाउ दीज 3 क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू फाइंड इट आउट ऑन योर ओन। लेट्स मूव टू द कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। जो डिस्कवरी थी कॉइन्स की जो कि गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, कॉपर के थे, वो हमें हेल्प करते हैं अपना हमारा पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है। और जो हाइलाइट्स द किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को हाईलाइट करेंगे। और कॉइन्स किस चीज़ के ऊपर रोशनी डालेंगे, ठीक है, शेड लाइट ऑन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मिडिवल पीरियड। किस तरह की सोसाइटी थी, किस तरह की इकोनॉमी थी, कितना मतलब उनके पास पैसा था मिडिवल पीरियड में। और सिमिलर कॉइन्स जो हमें डिस्टेंट प्लेसेस पे मिले हैं, ये क्या बताते हैं हमें, ये बताते हैं कि हमारा जो है ट्रेड मिडिवल पीरियड में इन जगहों तक फैला हुआ था।
कॉइन्स हमें और क्या हेल्प करते हैं, हाँ हमारे नेम्स के टाइटल्स जो किंग्स के हैं, जो भी उनको मिले थे टाइटल्स किंग्स को, उनके नाम के बारे में हमें बताते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन मेटल, रॉक्स एंड स्टोन्स, ठीक है, जो करेद के लिखा जाता है मेटल के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, उनको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे अशोका जो थे, ही हैड मैनी इंस्क्रिप्शन प्रोपेगेटिंग हिज धामा, जो धामा उन्होंने प्रेवलेंट किया था, ठीक है, जो एक नया जिसको धर्म बोलते थे, वो उसको भी उन्होंने इंस्क्राइब किया गया था अपने उस धामा को प्रोपेगेट करने के, उसको फैलाने के लिए। A number of inscriptions belonging to Rajputs and the Cholas have also been found, ठीक है, और जिसका मतलब था कि या तो रॉयल प्रोक्लेमेशंस और रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हुआ करती थी। रॉयल मीन्स कि कौन सा राजा बना है उसके बारे में हमें बताते थे, और रिलीजन कौन सा रिलीजन है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस हुआ करती थी। सो दिस वाज ऑल इन द कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। लेट्स मूव टू द पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स ऑल्सो। बहुत सारे अरेबिक और पर्शियन इन्फ्लुएंस देखे गए हैं आर्ट और आर्किटेक्चर में मिडीवल पीरियड में, और पेंटिंग जो है ज़्यादातर मिथोलॉजिकल सीन्स को पोर्ट्रे करते थे, ठीक है, कोर्ट सीन्स को दिखाते थे, थीम्स, रिलीजन के थीम्स दिखाते थे। जो क्लासिक एग्जाम्पल था पेंटिंग ड्यूरिंग मुगल पीरियड वो था मिनिएचर पेंटिंग। मिनी मीन्स छोटा, तो छोटी छोटी पेंटिंग्स जो थी बहुत माइन्यूट पेंटिंग, बारीकी से जो बनाई जाती थी मिनिएचर पेंटिंग, वो मुग़ल पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। क्लासिक ये एक एग्जाम्पल अब कह सकते हो आप उनका। इसमें नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते थे इन पेंटिंग्स में, और जो स्कल्पचर्स थे वो ज़्यादातर ब्रोंज़ के, वुड के और स्टोन्स के बनाए जाते थे। और डांसिंग शिवा और नटराजा जो है फेमस स्कल्पचर्स थे मिडीवल पीरियड में। अब एक वर्ड आपको इसमें आया है मैथोलॉजिकल सीन्स। मैथोलॉजिकल सीन्स, मैथोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू, बेस्ड ऑन, अपेयरिंग इन मिथ्स और मैथोलॉजी। जो मिथ्स चली जाती हैं कि इस तरह से हुआ करता था, उनके बारे में डिपिक्ट करना, उसके बारे में बताना। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इज डेवलपमेंट्स इन द मिडीवल पीरियड। ओके, कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई हैं मिडीवल पीरियड में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द सोशल डेवलपमेंट्स। मिडीवल पीरियड में जो सोसाइटी थी ये सब कास्ट में डिवाइड हो रखी थी, दैट वाज नोन एज जातीज। दीज सब कास्ट वर बेस्ड ऑन प्रोफेशंस। वो जातीज जो किसके ऊपर बेस्ड थी, प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग। जो सेम प्रोफेशंस, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन बिलोंग टू द सेम सब कास्ट। जो सेम प्रोफेशन में होते थे सेम ही उनकी कास्ट हुआ करती, सेम उनकी जाति हुआ करती थी। जो ग्रुप ऑफ स्क्राइब्स थे हु मेंटेन रिकॉर्ड्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्राइब्स कौन होते हैं, जो राजा के टाइम पे राजा उनको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए या राइटिंग के लिए उनको रखा करता था, दैट दे वर नोन एज स्क्राइब्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बन चुके थे उस समय राजाओं के टाइम पे, और उनको कायास्थास भी बोला जाता था। क्या बोलते थे, कायास्थास। दीज जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, ये जातीज अपने ही फ्रेम रूल्स और रेगुलेशंस को फ्रेम करते थे, बट रिस्पेक्टेड द नॉर्म्स ऑफ विलेज एंड द टाउन्स दैट दे बिलोंग टू। लेकिन फिर भी अपने विलेज और टाउन जिसमें वो रहते थे उनकी नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करते थे। नाउ लेट्स मूव टू द फूड एंड बेवरेजेस। जो तर्क्स थे, दे ब्रॉट फ्रूट्स लाइक पीचेस, एप्रिकॉट्स, मेलन्स टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसके साथ साथ पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज़ ये भी इंट्रोड्यूस किए रहे उन्होंने। और मुग़ल रूल के अंडर जो मुगलाई क्विज़न, मतलब मुगलाई क्विज़न मीन्स मुग़लों का खाने बनाने की विधि, दैट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जिससे बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होने लगा, जैसे कि सैफरन, ड्राई फ्रूट्स, है ना, नट्स उनकी डिशेस में, ठीक है, तो ये भी यूज़ होना शुरू हो गया है। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म ऑल्सो हैवली इन्फ्लुएंस द फूड ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, तो उन्होंने भी काफ़ी फूड को इन्फ्लुएंस किया, मतलब अपने उनके तरीके इसमें फेमस हुए। बिकॉज ऑफ द बिलीव्स ऑफ द बोथ रिलीजन्स, बोथ पीपल स्टार्टेड अडॉप्टिंग वेजिटेरियन डाइट्स, ठीक है, जैनिज़्म बुद्धिज़्म ने की वजह से, उनकी जो बिलीव्स थे उनकी वजह से लोगों ने वेजिटेरियन बनना शुरू कर दिया। टी जो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में बाय ट्रैवलर्स फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड ड्यूरिंग, जो बाकी जगहों से लोग आए थे उन्होंने टी को इंट्रोडक्शन किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेक्नोलॉजीज़।
जो नई टेक्नोलॉजीज़ थे अपीयर ड्यूरिंग दिस टाइम वो थे पर्शियन व्हील इन इरिगेशन एंड स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। तो ये दो टेक्नोलॉजीज़ उस समय सामने आई। और वॉरफेयर, गन पाउडर एंड गन पाउडर वेपन्स केम टू बी यूज ड्यूरिंग द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो वॉरफेयर के बारे में, गन पाउडर के बारे में, है ना, ठीक, गन पाउडर वेपन्स के बारे में, ये सारे यूज़ होने शुरू हुए ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, जब उन्होंने मंगोल्स को इन्वेजन करना था, उनको हराना था। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू डेवलपमेंट इन हिंदुइज्म। नए डिटीज़ को वर्शिप होना शुरू कर दिया था। रूलर्स स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स टू शो देयर डिवोशन। और ब्राह्मण्स वर highly respected for their knowledge in Sanskrit and were richly rewarded। ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे क्योंकि उनको नॉलेज बहुत थी संस्कृत की, और उनको रिवॉर्ड दिए जाते थे। स्पेशली बाय न्यू रूलर्स हु बिकेम देयर पैट्रन। स्पेशली वो लोग उनको करते थे, रिगार्ड करते थे जो उनके उनको उनको उनके एक तरह से उनके लिए पैट्रन, जो उनके पैट्रन्स थे। ठीक है, भक्ति और डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड गेन मोर पॉपुलरिटी ओवर एलैबोरेटेड रिचुअल्स। में ज़्यादा रिचुअल्स की को लेके, मतलब ज़्यादा रिचुअल्स होने लगे थे, उसके उसी ज़्यादा रिचुअल्स से भक्ति और डिवोशन को ये ज़्यादा बढ़ावा मिला। और ट्राइबल रिलीजियस बिलीफ्स जो वो सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट होने शुरू हो गए थे। ठीक है, और केस स्टडी पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो इस्लाम था 7th सेंचुरी सी में, एक नया रिलीजन जिसको बोलते इस्लाम बोलते हैं, ये अरेबिया में मर्ज हुआ। यही एक रीजन था मुस्लिम्स का जो कि मोनोथिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड था। मोनोथिज्म को क्या होता है बेटा? बिलीव इन वन गॉड, एक ही भगवान में सबका मालिक एक, जिसे कहते हैं ना, तो भगवान गॉड एक ही है। तो जो भी रिलीजन थे इसके, जो भी फॉलोअर्स थे इस रिलीजन के, तो वो किस में बिलीव करने लगे? अल्लाह के बिलीव करने लगे। और टीचिंग ऑफ हिज लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद, उसकी टीचिंग्स को ध्यान देने लगे। और पीपल वर ड्रॉन टू दिस रिलीजन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी। इस तरफ इसलिए खिंचे कि वो सिंपल लगता था लोगों को, उनकी जो इक्वालिटी, उनकी वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन एंड अदर जस्टिस। ठीक है, ये सब चीज़ें इस तरफ में इस रिलीजन से आने लगी, इस इस्लाम से। ठीक है, इक्वल हैं लोग, सोशल वेलफेयर के बारे में सोचने लगे और लोगों की तरफ टॉलरेंस दिखाने लगे। ठीक है, और टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स एज वेल एज जस्टिस। ठीक है, इनकी तरफ भी उन्होंने टॉलरेंस दिखानी शुरू कर दी। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, और क्या था इस्लाम के बारे में कि जो होली बुक थी मुस्लिम्स की, वो उसको कुरान बोलते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो कि एक खलीफ उनके लिए खलीफा थे, वो रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड था मुस्लिम्स का, वो उसको अपॉइंट किया गया। ठीक है, जो फर्स्ट खलीफ जो थे मोहम्मद फादर इन लॉ थे अबू बकर। दोज अरेबिया केम टू बी यूनाइटेड, दस अरेबिया केम टू बी यूनाइटेड अंडर इस्लाम। और इस्लाम के अंडर वो जो अरेबिया यूनाइट होना शुरू हो गया, और जो कैलिफेट था उसने पूरे अरेबिया के ऊपर अपना हक जमा लिया था। अरेबिया के ऊपर, वेस्ट एशिया के ऊपर, नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर और ईस्टर्न यूरोप के ऊपर। और ये जो रिलीजन है कौन ले गया था इंडिया में? ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो आए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है आपको, राइट अ नोट ऑन इस्लाम, सो यू कैन राइट लॉट्स ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वर्ल्ड कनेक्ट। अब दुनिया के में क्या हो रहा था? यूरोप में मिडल एजेस, इन द मिडल एजेस बिगैन विद द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जैसे रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, मिडिवल पीरियड वहाँ पे भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, रेनेसेंस ख़त्म हो गया, रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर 14th सेंचुरी में बिगिन हो गया था। जैसे रोमन एम्पायर का फॉल हुआ, नो सिंगल स्टेट रूल ओवर यूरोप, कोई भी सिंगल स्टेट यूरोप के ऊपर रूल नहीं कर पाए। और सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च वॉज मेड यूनिवर्सल एंड द किंग गेन पावर फ्रॉम द रिलायंस विद द चर्च। तो सुप्रीमेसी जो थी चर्च की, वो ये सबके लिए एक जैसी थी। और किंग्स जो थे उनको ज़्यादा पावर उनको उन्होंने कहाँ मिली? उन्हें
फ्रॉम द अलायंस विद द चर्च, चर्च के साथ अलायंस करके। और जो सुप्रीम अथॉरिटी थी चर्च की वो कौन था? पोप था। जो चर्च थे वो आर्मीज़ को भी कंट्रोल करते थे और बाकी अफेयर्स जो स्टेट के उनको भी कंट्रोल करते थे। 800 सी में पोप लियो III उन्होंने डिक्लेयर किया दैट द फ्रैंकिश किंग चार्ल मैग्ने एज द होली रोमन एम्परर ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। एक कल्चरल और इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू हुआ। एग्रीकल्चर में जो बीन्स की कल्टीवेशन थी उससे क्या हुआ, सबको बैलेंस डाइट उसने प्रोवाइड किया, सबको, सोशल क्लासेस को। और रेनेसेंस विटनेस्ड अ ग्रोथ ऑफ इन पॉपुलेशन, कि रेनेसेंस ने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ट्रेड और कॉमर्स जो थे अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ गॉथिक आर्ट